मॉर्निंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर स्टार्ट किए थे, ठीक है। अभी हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें 3 मेथड होता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में। हम लोग का मेनली 3 मेथड होता है। या तो हम लोग रिडेम्पशन कर सकते हैं सीआरआर क्रिएट करके, ठीक है, मतलब फ्री रिजर्व को सीआरआर में ट्रांसफर करके। मेथड 2 होता है फ्रेश इशू करके, ठीक है। मेथड 3 होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। अब ये कौन सा कब करना है वो हमें क्वेश्चन ही बता देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो इलास्ट्रेशन 4 तक किया था लास्ट दिन। हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 1 2 3 और यहाँ पर 4 तक किया था, और मैंने बोला था 5 से बाकी होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो हम लोग 5 वाला करेंगे थोड़ा बाद में, ठीक है। पहले 6th नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर हम लोग बाद में करेंगे, पहले 6th नंबर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इलास्ट्रेशन 6। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो। The following are the extract from the balance sheet of ABC Limited as on 31st December 2001, ठीक है। तो ये कुछ एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है बैलेंस शीट का, मतलब पूरा बैलेंस शीट फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है। बैलेंस शीट से कुछ एक्सट्रैक्ट डेटा हमें यहाँ पर दे रखा है। शेयर कैपिटल 40,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच फुल्ली पेड। मतलब ये जो शेयर कैपिटल है वो 40,000 नंबर, ये देखो ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, क्योंकि इसके आगे कुछ रुपीज नहीं है। इतने सारे इक्विटी शेयर और एक एक शेयर 10 रुपीज वाले हैं, ठीक है। ये है एट द रेट वैल्यू, और इसीलिए 4 लाख हो रहा है। 1000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड, मतलब सभी ने फुल्ली पेड का मतलब है कि कुछ भी कॉल्ड अप अब नहीं कर सकते हैं। और 1000 इंटू 100 करने से भी 1 लाख ही होगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व 50,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000, जनरल रिजर्व 75, पीएल 35। तो रिजर्व सरप्लस में इतने तरह का रिजर्व और सरप्लस पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है ऑन 1st of Jan 2002 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट पार। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है पर वैल्यू पे, ठीक है। मतलब प्रीमियम कुछ नहीं देना पड़ेगा, 100 के बदले 100 ही रिटर्न करना है बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। अब यहाँ पर हमें क्लियरली बता दिया है कि बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व मतलब हमें रिजर्व को सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि हमें फ्रेश इशू करना है कि नहीं, या फिर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेना है। ये हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्लियरली बता दिया है। गुड मॉर्निंग स्नेह। गुड मॉर्निंग मैम। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व को यूटिलाइज करना है, मतलब बेसिकली हमें रिजर्व को सीआरआर में ट्रांसफर करना है। लेकिन सीआरआर में कितना ट्रांसफर होता है, सीआरआर में ट्रांसफर होता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, ठीक है। ये सब हम लोगों ने लास्ट दिन डिस्कस किया था। हम लोग को बोल रहा है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करना है इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ठीक है। कंपनी के बुक्स में हमें कैश ट्रांजैक्शंस को लेके, मतलब कैश ट्रांजैक्शंस रिलेटेड एंट्रीज भी हमें करना है। तो इलास्ट्रेशन 6 देखो कैसे होगा। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं इन द, सिर्फ जर्नल एंट्री करना है, इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। अच्छा, सबसे पहले तो डेट होगा, डेट का कॉलम, ठीक है, पर्टिकुलर्स और डेबिट क्रेडिट। अच्छा यहाँ पर देखो पहले क्या एंट्री करना पड़ेगा। देखो हम लोगों को पहले ये देखना पड़ेगा कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर जो हम लोग रिडीम करना चाह रहे हैं वो कितना हो रहा है, वो पहले ड्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब रिडीमेबल पूरा ही रिडीम करने के लिए बोला गया है, डिसाइडेड टू रिडीम
प्रेफरेंस शेयर पूरा, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ अमाउंट, पूरा प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जब इशू होता है तो वो एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है, ऑल कैपिटल्स आर लाइबिलिटीज। तो ये जब कैंसिल होगा तो इसे डेबिट होगा। रिडेम्पशन का मतलब कैंसिल करना होता है, ठीक है। कब डिसाइड हुआ है? 1 जैन। तो इसका मतलब एंट्री भी 1 जैन का हमारा यहाँ पर होना चाहिए, 1 जैन 2002, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 10%, ये प्रेफरेंस शेयर का नाम है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सॉरी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। कैपिटल लिखना नहीं है, कैपिटल लिखने से गलत हो जाता है। टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, ठीक है, मतलब जैसे हम लोग क्रेडिटर को ड्यू करते हैं तो उसी तरह से, क्योंकि हम लोग एक एक होल्डर का नाम कभी नहीं लिख सकते कि टू मिस्टर ए टू मिस्टर बी, ऐसे हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत सारे होल्डर होते हैं। इसीलिए मतलब एक साथ कलेक्टिवली हम लोग लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। अब क्योंकि हमें पर वैल्यू पे रिडीम करना है तो कितना पे करना पड़ेगा? 1000 इंटू 100 मतलब 1 लाख, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 लाख का ही हम लोग का रिडम्पशन चाहिए होगा। यहाँ पर हो गया बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ड्यू, ठीक है। इनको हम लोगों ने कर लिया है ड्यू। अब जब पेमेंट करेंगे तब एंट्री हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पे करना पड़ेगा? 1 लाख। बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मैंने ये शॉर्टकट में लिख दिया पेड। अच्छा, अब हमें क्या करना है? हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम तो कर दिए, बट हमें यूटिलाइज मतलब कैसे करना है, कौन सा मेथड लेना है? पहला वाला जो हम लोगों ने पहला सीखा था, इसलिए मैंने पहला मेथड बोला कि रिजर्व सरप्लस को हमें सीआरआर में ट्रांसफर करना है, ठीक है। फ्री रिजर्व एंड सरप्लस को हमें ट्रांसफर करना पड़ता है सीआरआर में, लेकिन कितना अमाउंट? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड क्या है? यही वाला है 1 लाख, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू भी 100 ही है प्रेफरेंस शेयर का। तो 1 लाख रुपए का हमें क्या करना पड़ेगा? सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सीआरआर क्रिएट करने से, क्योंकि सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ऑल रिजर्व्स आर लायबिलिटीज, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये हो जाएगा। अब क्या यूज करना पड़ेगा? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व क्या क्या है? रिजर्व सरप्लस में हम लोग के पास कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व क्या फ्री रिजर्व होता है? नहीं, कैपिटल रिजर्व कभी भी फ्री रिजर्व नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी फ्री रिजर्व नहीं होता है। फ्री रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व होता है, ठीक है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व होता है, पीएल होता है, तो ये सब होगा। जनरल रिजर्व में है 75,000, पीएल में है 35,000, तो टोटल फ्री रिजर्व कितना है? 70 और 30, 1,10,000 का टोटल हम लोग का फ्री रिजर्व है, ठीक है। लेकिन हम लोग को चाहिए कितना? हम लोग को 1 लाख चाहिए, तो हम लोग 1 लाख यूटिलाइज करेंगे। तो कहां से सबसे पहले करना चाहिए? पहले जनरल रिजर्व से करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000, पीएल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर 1 लाख का क्रिएट करना है। अब ये 75,000 है, तो यहाँ पर और 25,000 का नीड होगा। तो सीआरआर बन गया, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही बोला था। ये वाला जो क्वेश्चन था हम लोग को सिर्फ बोला था जर्नल एंट्री पास करने के लिए, और जर्नल एंट्री के हिसाब से क्वेश्चन इतना ही बनेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करना, उनको पे करना, और जिस मेथड से करें, क्योंकि कोई एक मेथड तो कंपनी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से हमें सीआरआर क्रिएट करके करना था, तो हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अब देखो इलास्ट्रेशन 7, यहाँ पर क्या बोला है?
इलास्ट्रेशन 7 में बोला है सी लिमिटेड हैड 3012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप, ठीक है। सी लिमिटेड के पास 3000 प्रेफरेंस शेयर है, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 ईच वाला, यानी टोटल 3 लाख, ठीक है। अच्छा, आप बोल रहे हैं फुल्ली पेड अप है, द कंपनी हैड टू रिडीम शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। कंपनी बोल रही है कि रिडीम जब करेगी तो मतलब जो लिया हुआ पैसा है वो तो रिटर्न करना ही है, ऊपर से 10% प्रीमियम। 3 लाख का 10% मतलब 30,000 हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं, 10% 30 होगा कि 3000? 30,000 ही हो रहा है, ठीक है। 30,000 जो है, 30,000 का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, यानी टोटल 3,30,000 पेमेंट करना पड़ेगा। अब कैसे होगा? इट वॉज डिसाइड बाय द कंपनी टू इशू द फॉलोइंग: 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at par और 1,000 14% डिवेंचर ऑफ 100 each. The issue was fully subscribed and all amounts were received in full. बोल रहा है कि कंपनी ने क्या क्या इशू किया है, इक्विटी शेयर इशू किया है, कितना किया है, कितना करके है वो बता दिया। कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है कि कितने सारे डिवेंचर इशू किए, क्या रेट वाले किए वो भी बता दिया। फिर बोल रहा है सारे शेयर्स और डिवेंचर सब्सक्राइब्ड है और सभी ने पूरा पैसा दे दिया है, फुल्ली पेड। द पेमेंट वाज ड्यूली मेड, ठीक है। और हम लोगों ने फिर जो पेमेंट का बात है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, वो भी हम लोगों ने कर दिया। कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट, कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट है, जो कि यहाँ पर नहीं बता रहे कि रिजर्व सरप्लस कितना है, क्योंकि प्रॉफिट पता करना है तो रिजर्व सरप्लस का डिटेल्स होना चाहिए, वो यहाँ पर मिसिंग है। अब बोल रहे हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, बोल रहे हैं कि ऐसे कंडीशन में कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज हमें करके दिखाना है। तो यहाँ पर हमें कुछ नोट्स देखना पड़ेगा। पहला बात है कि इक्विटी शेयर का तो हम लोगों ने सुना था कि कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहती है तो वो इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। दूसरा भी यहाँ पर नया पॉइंट आया डिवेंचर का, ठीक है, डिवेंचर का पॉइंट आ गया। बट कंपनी का क्या है, कंपनी डिवेंचर इशू नहीं कर सकेगी, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे कंपनी जो है वो डिवेंचर मतलब डिवेंचर इशू कर सकती है, बट उसे रिडेम्पशन में यूज नहीं कर सकती। हम इसका नोट लिखवा देते हैं, देखो समझ में आ जाएगा, मतलब ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। फिलहाल इलास्ट्रेशन 7 में हमें मिला, तो इलास्ट्रेशन 7 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग लिख लेते हैं नोट, ठीक है। नोट क्या है हम लोग का? नोट ये है, इन केस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ preference shares when the company choose good morning Priyanshi, Good morning, ma'am. choose the option of fresh issue such fresh issue should be the issue of शेयर्स, ठीक है। कंपनी वैसे कंपनी डिवेंचर इशू कर सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी जब फ्रेश इशू कर रही है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए, तब कंपनी को शेयर्स ही इशू करना पड़ेगा, मतलब शेयर्स का इशू को ही यूटिलाइज किया जा सकता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर लिखेंगे फ्रेश इशू will not include issue of डिवेंचर्स, ठीक है। डिवेंचर्स का इशू हो सकता है बट उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। जैसे देखो इस क्वेश्चन में फ्रेश इशू हुआ है, डिवेंचर इशू हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे जो मतलब पैसा आएगा, ये फ्रेश इशू करके जो पैसा आएगा उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए। पहला पॉइंट ये है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स व्हेन कंपनी चूज द ऑप्शन ऑफ फ्रेश इशू सच
fresh issue should be the issue of shares. Fresh issue will not include issue of डिवेंचर. इश्यू ऑफ डिवेंचर का फ्रेश इशू को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए, सॉरी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए. ठीक है, फिर यहां पर लिखेंगे फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स should not be of the same class of shares that are to be redeemed. That are to be redeemed. ये भी एक पॉइंट है. ठीक है, ये दूसरा नोट हो गया, नोट नंबर 2. ये नोट नंबर 1. यहाँ पर क्या बोला है, फ्रेश इशू जो होगा वो कौन सा शेयर होना चाहिए. जैसे हम लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते, इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं. इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि मुझे अगर मेरा प्रेफरेंस शेयर को हटाना ही है बैलेंस शीट से, मुझे प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है, मतलब हम प्रेफरेंस शेयर जो है वो चला जाएगा मेरे बैलेंस शीट से. तो अगर हम उसके अगेंस्ट में प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, अगेन मेरे बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा, फिर उसको रिडीम करने का तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है. ठीक है, फिर ये तो इलॉजिकल बात हो जाएगी. इसीलिए बोल रहा है कि फ्रेश इशू कर सकते हैं. पहला बात है डिवेंचर नहीं चलेगा, प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन में यूटिलाइजेशन ऑफ फ्रेश इशू ऑफ डिवेंचर नहीं होगा, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होगा, क्योंकि अगर प्रेफरेंस रिडीम हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर को हम लोग इशू नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये हो जाएगा. अच्छा, अब देखो, अब क्वेश्चन में यहाँ पर और तो कुछ बोला नहीं था, क्वेश्चन बस हम लोग का इतना सा ही था. ठीक है, इतना सा ही क्वेश्चन था और हमें इसका जर्नल एंट्री करने के लिए बोला गया है. अच्छा, अब देखो यहाँ पर फिर हमें क्या चाहिए होगा. हम लोगों ने यहाँ पर फ्रेश इशू कितना किया है वो तो बता ही दिया है. मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड 1 एंड मेथड 2 हो सकता है. क्यों, क्योंकि 25,000 इक्विटी शेयर्स जो है, ये देखो हम लोग को कितना चाहिए, हम लोगों को नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन क्या है पहले ये चेक करना चाहिए. नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन हो जाएगा 3000 प्रेफरेंस शेयर्स और नॉमिनल वैल्यू है उसका 100, मतलब हम लोग को 3 लाख चाहिए. ठीक है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन. अब हमारा क्या होना चाहिए, या तो सीआरआर उतना होना चाहिए या फिर हम लोग का फ्रेश इशू. अब यहाँ फ्रेश इशू बोला है तब इसको तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, मतलब मेथड 2 तो इंक्लूड हो ही रहा है. अब मेथड 1 भी हमें कितना चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा. ठीक है, तो मेथड 2 के हिसाब से हमारे पास तो प्रोसीड्स जो आ रहा है, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2,50,000. प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू 2,50,000, बट हमें 3 लाख चाहिए ओवरऑल दोनों का कॉम्बिनेशन करके. तो इसका मतलब हम लोगों को कितना चाहिए, और 50,000 चाहिए होगा. ठीक है, और 50,000 चाहिए होगा सीआरआर पे. ठीक है, अब सीआरआर के लिए हमें देखना पड़ता है कि फ्री रिजर्व सरप्लस कितना है. यहाँ पर ऐसे नहीं बोला है कि कितना फ्री रिजर्व सरप्लस है, बट इतना ये पॉइंट जरूर बोला है कि यहाँ पर कहीं बोला था, यहाँ पर द पेमेंट वाज द कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट्स. ये देखो, मतलब कंपनी के पास उतना प्रॉफिट है जितना हमें यूटिलाइज करने का जरूरत होगा. मतलब रिजर्व सरप्लस में क्या चीज है, पीएल का बैलेंस है. ठीक है, ये लैंग्वेज से पता चल रहा है रिजर्व सरप्लस में क्या चीज है, पीएल का बैलेंस है. मतलब जितना हमारा शॉर्टफॉल होगा उतना पीएल जरूर होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही में बोल रहा है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पीएल का बैलेंस है. अच्छा, अब देखो यहाँ पर लिखते हैं, इलस्ट्रेशन 7 स्टार्ट करते हैं. इलस्ट्रेशन 7. ठीक है, इलस्ट्रेशन 7 के हिसाब से हमें क्या क्या करना पड़ेगा. यहाँ पर देखो, फ्री रिजर्व जो है, फ्री रिजर्व को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर में, और दूसरा जो है हमें प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू चाहिए. ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू चाहिए. ठीक है, अच्छा, ये दोनों मिक्सड अप होके हमें क्या मिलना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन. नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन. अब ये नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन कितना है, 3000. ये देखो 3000 इंटू 100 रुपीज, यानी कि 3 लाख. अच्छा, और फ्रेश इशू हमें बता दिया है, फ्रेश इशू है 25,000 इंटू 10. यहाँ डिवेंचर भी है, बट अभी भी मैंने एक नोट लिखा है जहां पर हम लोग इसे कंसीडर नहीं कर सकेंगे डिवेंचर को. तो यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू हो जाएगा 25,000 इंटू 10, यानी कि 2,50,000
50,000, ठीक है। तो बाकी हमें बैलेंस जो है वो यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस फिर हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। अगर हम लोग लास्ट दिन जैसे लिख रहे थे, अगर हम लोग इक्वेशन फॉर्मेट में लिखते तो भी हमें आंसर मिल जाता है। ये देखो जैसे मैंने इक्वेशन फॉर्मेट में लिखा था, ऐसे करके भी कर सकते, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड का मतलब CRR प्लस प्रोसीड्स कैसे भी लिख सकते हो। मैंने अभी जो है ऐसे करके लिख दिया है, ठीक है। तुम लोग वैसे भी चाहो तो लिख सकते हो। तो बैलेंस करने से कितना आना चाहिए? 50,000। अब ये 50,000 कहाँ से मिला होगा? फ्री रिजर्व। अब फ्री रिजर्व हम लोग के पास कौन सा है? PL है, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें बता रहा है, मतलब ये PL से लिया गया होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें जर्नलाइज करना है। अभी हम लोगों ने जो लिखा है इसी चीज को हमें जर्नलाइज करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो जर्नलाइज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहला एंट्री पीछे कीजिएगा। यस हो गया। अच्छा, देखो यहाँ पर हमें कोई डेट नहीं दिया है कि हम लोग डेट लिखे, कंपनी का नाम जरूर दिया है, सी लिमिटेड। तो इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड लिख दो, इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड। अच्छा, पहला एंट्री हम लोग कर लेते हैं, फ्रेश इशू का कर लेते हैं, ठीक है। पहला एंट्री तो फ्रेश इशू करने से यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, इक्विटी शेयर इशू हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, ठीक है। अच्छा, कितना हम लोगों ने पैसा मिला होगा? हम लोग को 25,000 शेयर्स इशू हुआ है एट द रेट ऑफ 10 करके, तो 2,50,000 बीइंग इक्विटी शेयर इशूड, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? इक्विटी शेयर इशू हो गया, अब हम लोग CRR में ट्रांसफर करेंगे PL से, ठीक है। PL ही देखो यहाँ पर बोला नहीं था डायरेक्टली PL, हमें कैसे पता चलेगा? बोला है कि सफिशिएंट अमाउंट प्रॉफिट है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कंपनी के पास है, अगर यूटिलाइजेशन का जरूरत हो, यूटिलाइजेशन का जरूरत हो रहा है। अगर बोल रहा है कि प्रॉफिट का बात बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि जनरल रिजर्व में है, तो PL को ही हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या बनेगा? इससे CRR बनेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जब एग्जाम में लिखोगे, जिनको लिखना है पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50,000। अब 50,000 ही कैसे पता चला? वो तो हमारे इस प्रोसेस से पता चलेगा, जैसे हम लोग करते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन इक्वल टू क्या हो जाता है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन ये है, और नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होगा? प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू प्लस CRR, ठीक है। अब CRR का कितना और प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, अगर तुम लोग चाहो तो इक्वेशन फॉर्मेट में भी लिख के कर सकते हो, जैसे हम लोग लास्ट दिन कर रहे थे, एक ही बात है। और यहाँ पर हम लोग को मिल गया 50,000, ये लिखेंगे बीइंग CRR क्रिएटेड, मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएटेड। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग ड्यू करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो हमें रिडीम करना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, ये है 3,000 इंटू 100 था शायद, एक बार देख लेते हैं। 3,000 इंटू 100, 3 लाख। अच्छा, और बोला था कि प्रीमियम में रिडीम किया जाएगा 10%, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा? 3 लाख जो है टोटल रिडेम्पशन है, इस पे एक्स्ट्रा हम लोग 10% दे देंगे, यानी 30,000। तो टोटल ड्यू अमाउंट होता है 3,30,000, इसको लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, 3,30,000 बीइंग
प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यू, ठीक है, होल्डर को ड्यू किया जाता है, बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यू। अब नेक्स्ट हम लोग इनको पे करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर पेड, ठीक है। कितना देना पड़ेगा? 3,30,000 देना पड़ेगा, ठीक है, 3,30,000। 3,30,000 ये पेमेंट हम लोग को करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद और क्या होगा? अब हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो प्रीमियम को राइट ऑफ करना पड़ता है। प्रीमियम पे रिडीम करने से प्रीमियम को राइट ऑफ करना पड़ता है। और प्रीमियम को हम लोग कहाँ कहाँ से राइट ऑफ कर सकते हैं वो मैंने लिखवाया था लास्ट दिन। ये देखो, प्रीमियम को राइट ऑफ हम लोग कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ लिखवाया था, पीएल से कर सकते हैं। ये देखो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हैं, पीएल से कर सकते हैं, जनरल रिजर्व से कर सकते हैं, रेवेन्यू रिजर्व से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से करेंगे? हमारे पास रिजर्व सरप्लस का डिटेल्स नहीं, बट हमें बोला है सफिशिएंट प्रॉफिट हमारे पास है, तो हम लोग पीएल पे मान लेते हैं, मानना पड़ेगा हमें ये अजम्पशन के साथ कि हाँ पीएल में उतना अमाउंट है जितना हमें चाहिए। तो 30,000 जो हमें चाहिए प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, वो हमारे पीएल में ही अवेलेबल होगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 30,000 टू प्रीमियम ऑन redemption, being premium रिटर्न ऑफ। अच्छा, ये पॉइंट हुआ। नेक्स्ट हमें देखना है, प्रीमियम तो हम लोगों ने रिडीम कर लिया। अब हम लोगों को डिवेंचर इशू हुआ है, भले ही वो यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए, बट अगर इशू हुआ है तो उसका एंट्री भी हमें करना पड़ेगा। तो 10,000 1,000 डिवेंचर 14% 100 रुपीज वाला, तो डिवेंचर लोन होता है। डिवेंचर इशू करने से कंपनी के पास पैसा आएगा लोन की तरह, बैंक टू लोन जैसे होता है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 1 लाख टू 14% डिवेंचर, बीइंग डिवेंचर इशूड, ठीक है, बीइंग डिवेंचर इशूड, ये लिखना पड़ेगा। बस ये यहाँ तक ही बोला था, इसमें हमें सिर्फ जर्नल एंट्री दिखाने के लिए बोला था और कुछ नहीं। तो जर्नल एंट्री हम लोग का कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसे यहाँ तो बैलेंस शीट वगैरह कुछ बोला नहीं। अब इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं। देखो इलस्ट्रेशन 8 में क्या बोला है। The capital structure of a company consists of 20,000 equity share of 10 each fully paid up। कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, मतलब जिस तरह से कंपनी ने कैपिटल रेज किया है उसमें इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर कितना है? इक्विटी शेयर है, बोल रहा है 20,000 10 रुपीज वाला इक्विटी शेयर है, फुल्ली पेड अप, एंड 1,000 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each फुल्ली पेड अप। इशू हुआ है 1/4/2001 को। तो कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल भी है जो कि हो जाएगा 20,000 इंटू 10 मतलब 2 लाख का रुपीस में अगर बताएं, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है 100 each 1000 मतलब 1 लाख रुपीस का। अच्छा, और ये कब इशू हुआ था? ये 1/4/2001 में इशू हुआ था। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस, जो रिजर्व सरप्लस अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है उसमें क्या क्या बचा हुआ है? बोल रहे हैं जनरल रिजर्व में 80,000 है जो कि एक फ्री रिजर्व माना जाता है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 है, ये भी हम लोग का फ्री रिजर्व होगा, ठीक है, फ्री रिजर्व। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, मतलब इन्वेस्टमेंट, ये यहाँ पर फिर 10,000, यहाँ तक ये लैंग्वेज चल रहा है, बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो है वो टोटल 10,000 है, जिसमें से 5,000 आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, मतलब इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व फ्री है, लेकिन कितने तक फ्री है, 5,000 फ्री है और 5,000 नॉट फ्री है, ठीक है, नॉट फ्री रिजर्व है, क्योंकि 5,000 बोल रहा है नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, तो टोटल 10,000 है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,000, तो ये भी फ्री रिजर्व नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज आल्सो नॉट फ्री रिजर्व। कैश एट बैंक अमाउंट टू 98,000, ये कैश बैंक का अमाउंट आ गया। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम में रिडीम होगा, मतलब हमें 1 लाख तो देना ही है, प्लस और 10% हमें देना पड़ेगा, मतलब 1,10,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन हमें प्रीमियम देना है, द डायरेक्टर आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पर आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस। अब बोल रहा है कि डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया है कि जितना भी हमारा फ्री रिजर्व है उसको यूटिलाइज किया जाएगा, मतलब सीआरआर क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद जितना शॉर्टफॉल होगा उसके लिए वो लोग फ्रेश इशू करेंगे। अब क्या इशू कर सकते हैं, डिवेंचर परमिसेबल नहीं होता है, इक्विटी शेयर कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर रिडीम के लिए प्रेफरेंस शेयर को भी इशू करना नहीं चलेगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट इज सम ऑफ 20,000 शैल बी रिटेन्ड इन द जनरल रिजर्व। अच्छा, और एक कंडीशन दिया है कि जनरल रिजर्व में 20,000 बैलेंस रख देना पड़ेगा, मतलब इसमें भी पूरा का पूरा 80,000 फ्री नहीं है, 60,000 फ्री हुआ, क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं, 20,000 को नहीं यूटिलाइज करेंगे क्योंकि इतने का बैलेंस रख देना है जनरल रिजर्व में, एंड विच शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड, और इसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। पास जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड आल्सो शो हाउ द रेलेवेंट आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर द रिडेम्पशन कैरिड आउट। बोल रहा है कि हमें जर्नल एंट्री पास करना है एंड आल्सो हाउ द रेलेवेंट आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, मतलब हमें बैलेंस शीट भी इसका बना के दिखाना है कि ये रिडेम्पशन होने के बाद बैलेंस शीट में सारे चीज कैसे अपीयर करेंगे, ठीक है। तो मेथड 3 हो रहा है यहाँ पर, पहला बात है कि प्रेफरेंशियल रिडीम होने पे ये मेथड 3 होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फ्री रिजर्व को भी यूटिलाइज करेंगे, सीआरआर बनाएंगे, और उसके बाद जितना शॉर्टफॉल होगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सीआरआर सॉरी उसके हिसाब से हम लोग फ्रेश इशू करेंगे, ऐसा डिसीजन लिया गया है कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 8, ठीक है। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना होगा, यहाँ पर लिखते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रोसीड्स, सॉरी नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ सॉरी फ्रेश इशू क्यों बोल रहे हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू प्लस सीआरआर, ठीक है, प्लस सीआरआर। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन कितना होगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन हमें क्या लेना है, नॉमिनल वैल्यू लेना है, भले ही हमारा रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा हो, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, होता है, ठीक है, हमारा रिडेम्पशन भले ही प्रीमियम पे हो रहा हो, लेकिन हमें नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन के इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सीआरआर क्रिएट करना होता है, अगर या फिर फ्रेश इशू करना होता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ करना होता है, मतलब हमें कितना यहाँ पर अमाउंट रिक्वायर्ड है, 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स, सॉरी वो तो इक्विटी था, 1,000 इंटू 100, गलत लिख दिया, 1,000 इंटू 100, इतना हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन। प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू वो अभी तक हमें नहीं पता, क्योंकि हमें बोला है कि जितना शॉर्टफॉल होगा उतना हमें लेना है, ठीक है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये सीआरआर के लिए हम लोग देख सकते हैं ये कितना होगा, ये लिख लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू,
तो सीआरआर के लिए हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, फ्री रिजर्व ले सकते हैं। फ्री रिजर्व में है जनरल रिजर्व, ठीक है, फ्री रिजर्व में है हम लोग का जनरल रिजर्व का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, और क्या है, पीएल का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, हमारे पास पीएल है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं कर पाएंगे हम, एक बार जस्ट नाम लिख रहे हैं जो भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, बस ये 3 है। अब यहाँ पर हो गया 1 लाख प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं जनरल रिजर्व हम लोग 80,000 का पूरा 80,000 यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में नीचे बोला था कि हमें 20,000 रख देना है जनरल रिजर्व में, बाकी अमाउंट हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, फ्री है, बाकी फ्री है, तो इसीलिए 80,000 माइनस 20,000 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर हो गया हम लोग का 60,000। अच्छा, पीएल, पीएल का हमें कितना अमाउंट बोला था, पीएल में हम लोग का 20,000 है, ठीक है, पीएल में हम लोग का 20,000 है, बाकी हम लोग इसमें से भी कुछ माइनस होगा, क्यों होगा भी लॉजिक बताते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जगह रख देते हैं। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस जो है वो हम लोग के पास 10,000 है टोटल, लेकिन हमें 5,000 ही फ्रीली यूज करने के लिए बोला है, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर क्यों दिखाया है ऐसा, देखो हम लोग जब रिडेम्पशन कर रहे हैं तो प्रीमियम पे कर रहे हैं, ठीक है, एक बार यहाँ पर दिखाते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये हो जाएगा 3 लाख है, 3 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हमें रिडीम करना है, वो भी 10% प्रीमियम से, यानी 30,000, ठीक है। ओ सॉरी, हम 3 लाख क्यों लिख रहे हैं, 1 लाख होगा, 3 लाख पहला वाला क्वेश्चन में था, हम यहाँ पर गलती से 3 लाख 10,000, ये देखो इतना हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, इस पे हमें 10% प्रीमियम देना है, तो हमें 10,000 प्रीमियम देना पड़ेगा। अब प्रीमियम का पे हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, प्रीमियम का हम लोगों ने देखा था हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग जनरल रिजर्व से कर सकते हैं, पीएल से कर सकते हैं, ये देखो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम लोग को ये वाला पॉइंट दिखाया था कि हम लोग कहाँ कहाँ से जो है प्रीमियम को रिडीम कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, पीएल से, जनरल रिजर्व से, रेवेन्यू रिजर्व से, बट हमारे क्वेश्चन में रेवेन्यू रिजर्व अवेलेबल नहीं, ये 3 रिजर्व है। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, नॉर्मली सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को पे करने के लिए, लेकिन एक कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो है, वहां पर बताया गया है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है उस पे यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मेरा क्वेश्चन सेक्शन 133, जैसे देखो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, यहाँ पर कहीं नहीं बताया है कि ये 133 कंपनी जो है ये सेक्शन 133 के अंडर आती है कि नहीं आती है, ठीक है। अगर हमें कुछ नहीं बताएगा तो हम लोग एजम्पशन ले सकते हैं कि ये सेक्शन 133 के अंडर आ रहा है, तो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन नहीं करना, हम बता देंगे कब यूटिलाइजेशन करना है नहीं करना है, पहले ये बता देते हैं कि कौन कौन सा कंपनी जो है प्रीमियम रिडीम करने के लिए, मतलब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में प्रीमियम को राइट अप करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज नहीं कर सकती है, उसका हम एक नोट बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये नोट हर जगह पे हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा, फिलहाल यहाँ पर बना देते हैं नोट, यहाँ पर एक नोट लिखवा देते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, any company under section 133 can't utilize securities premium reserve for written off of premium on redemption of preference share।
ठीक है। अगर कंपनी सेक्शन 133 के अंडर आती है तो वो लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं कर पाएगी प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है, अब किनको ये वाला हमेशा फॉलो करना है, देखो जो लोग सीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, वो उनको हमेशा ये सेक्शन 133 मान के ही करना है। ठीक है, जो सीए के लिए प्रिपरेशन करो, सिर्फ सीए के लिए, उनका क्या होगा, सेक्शन 133 ही है ये मान के ही करना है। मतलब जब भी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन आएगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं करवाना है प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। और इसके पहले ना हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए एक बार देख सकते हो, हम एक बार दिखा देते हैं, हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आए थे लास्ट दिन से हम लोगों ने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था वहां पर हम लोग का जितने बार प्रीमियम आया था एक बार देख लेते हैं। जितना बार प्रीमियम आया था यहाँ आया नहीं है, तो क्वेश्चन 1 2 दोनों में ही नहीं आया था, 3 में भी नहीं आया था, 4th नंबर पे भी नहीं आया था। ठीक है, आज हम लोगों ने जो स्टार्ट किया वहां पर भी जब हम लोग रिडेम्पशन किए, प्रीमियम का रिडीम किए, ठीक है, राइट ऑफ किए, तब भी हम लोग का सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आया। अभी क्वेश्चन में आया है तो हम ये वाला पॉइंट बता रहे। तो यहाँ पर ये क्या होता है, हम लोग को क्या करना है, अगर 133 अगर मेंशन करता है तो काफी अच्छा बात है, अगर नहीं करता है तो सीए के लिए जब प्रिपरेशन ले रहे हो तो तुम लोग को 133 मान के ही करना है। ठीक है, बाकी लोगों के लिए हम यही बोलेंगे कि जो सीएस का प्रिपरेशन ले रहे हैं उनको अगर सेक्शन 133 बोल देता है तो ही फॉलो करो। ठीक है, अगर नहीं बोलेगा तो भी फॉलो कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर ऑप्शन देखो, क्योंकि तुम लोग का ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन देख के कर सकते हो। एमसीक्यू जिनका रहेगा उनके लिए हम बोल रहे हैं, ऑप्शन देख सकते हो कि वहां पर कैसे कैसे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो नॉर्मली जो है 133 मेंशन करने से ही हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला एप्लीकेबल करेंगे। देखो हम ये नहीं बोल रहे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला जो कंसेप्ट है वो चला गया, वो सिर्फ सेक्शन 133 के लिए चला गया है। जो कंपनियां सेक्शन 133 के अंडर आती है उनके लिए एप्लीकेबल है, बाकी लोगों के लिए नहीं है, बाकी कंपनियों के लिए नहीं है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। लेकिन हमें एग्जाम के लिए हम बोल रहे हैं, जैसे सीए के प्रिपरेशन लेने के लिए हमें हमेशा सेक्शन 133 मान के ही करना है, और बाकी प्रिपरेशन के लिए हम ये बोलेंगे, मतलब सीएस के लिए हम ये बोलेंगे कि उनको क्वेश्चन में अगर 133 बोला है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम की यूटिलाइज मत करो, अगर नहीं बोला है तो कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सीए के लिए बोले या ना बोले हमेशा ये मान के चलना है कि जो क्वेश्चन गिवन है वो सेक्शन 133 के अंडर ही है वो कंपनी, ये मान के करना है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर हम लोगों का कितना आ गया, 1 लाख। ठीक है, अब ये प्रीमियम वाला देखो पॉइंट, अब हम लोग ये प्रीमियम कहाँ से राइट ऑफ कर सकते थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते थे। लेकिन अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये 133 वाला कंपनी है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 10,000 को राइट ऑफ करने के लिए हम लोग क्या क्या यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखो राइट ऑफ करने के लिए हम लोग यूटिलाइज कर सकते थे, अगर हम लोग मानेंगे कि कंपनी 133 के अंडर नहीं है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते थे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर कितना 2,000 पूरा यूटिलाइज कर सकते थे। अगर नॉट अंडर सेक्शन 133 वाला कंपनी होता तो ये वाला यूटिलाइज कर सकते, और हमें 8,000 चाहिए होता, वो हम लोग कहाँ से यूटिलाइज करते, फिर 8,000 हमें जो चाहिए वो हम लोग यूटिलाइज कर सकते थे नेक्स्ट पीएल से। ठीक है, पीएल में 20,000 था, नेक्स्ट पीएल से हम लोग यूटिलाइज कर सकते थे 8,000, तो हम लोग का 10,000 हो जाता। लेकिन अगर हम लोग ये मानेंगे, ठीक है, अगर हम लोग ये मानेंगे कि ये अंडर सेक्शन 133 है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद पीएल, तो पीएल से ही हम लोग पूरा 10,000 यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, एक बार हम इस तरह से करवा रहे हैं कि अगर हम लोगों का 133 सेक्शन वाला कंपनी होता है देन क्या होगा, देन हम लोग का पीएल से 10,000 हमें बचा के रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब पीएल से हमें कितना हटा के रखना पड़ेगा, 10,000 ये वाला। ठीक है, ये जो पीएल का बैलेंस था यहाँ से 10,000 पहले ही हमें हटा के रखना है ताकि हम लोग इसको यूटिलाइज कर पाए जो है हमारा प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। अब यहाँ पर लिखते हैं, देखो प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, तो यहाँ पर हो जाएगा 60,000, यहाँ पर हो जाएगा 10,000, यहाँ पर हो गया हम लोग का 5,000। ठीक है, बाकी ये सब क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला था कि जर्नलिज्म में 20,000 रखो तो हमें रखना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर बोला था कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो है वो इतना 5,000 फ्री है, 5,000 नहीं है तो ऐसे रखना पड़ेगा, और यहाँ पर हो गया 1 लाख। अच्छा, अब प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू कितना हो जाएगा, 1 लाख, और ये टोटल करते कितना हो जाएगा, 10,000 60,000 70, और ये हो गया 75, तो 1 लाख माइनस
1,75,000, 1 लाख माइनस 75,000 कितना हो जाएगा? 1 लाख माइनस 75,000, तो ये हो गया 25,000। तो 25,000 इक्वल टू प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। मतलब हमें फ्रेश इशू करके 25,000 रुपीज का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये सब रुपीज है, ठीक है, ये सब तो रुपीज है ना, क्योंकि ये वाला भी रुपीज है, ये सारे इंफॉर्मेशन रुपीज में है, तो हमें 25,000 रुपीज का अरेंजमेंट करना पड़ेगा फ्रेश इशू करके, ठीक है। फ्रेश इशू करके हमें 25,000 का जो है अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, तो हमें कितने सारे शेयर्स जो है इशू करने पड़ेंगे, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो। number of shares to be issued, जितना हमें चाहिए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। और प्रोसीड्स क्या होता है? प्रोसीड्स का मतलब जो शेयर्स हम लोग इशू करेंगे उसका कौन सा वैल्यू होना चाहिए? नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। ये भी हम लोगों ने लास्ट दिन देखा था, विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कुछ बोला नहीं है कि कितने वैल्यूज का शेयर इशू होगा, तो हम लोग मान सकते हैं कुछ नहीं बोलेगा तो 10 रुपीज, ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो हम लोग 10 रुपीज खुद से ही मान लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,500 नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री करना। कंपनी का नाम कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ से जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग सीआरआर बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सीआरआर बना लेंगे। जनरल रिजर्व से 60,000, पीएल से 10,000 और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व से हमें 5,000 लेना है। टोटल 75,000 का हम लोग का सीआरआर बनेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, पीएल अकाउंट डेबिट 10,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व डेबिट 5,000 टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 75,000 being CRR created. CRR created. अच्छा, नेक्स्ट फ्रेश इशू भी देख लेते हैं, जितना फ्रेश इशू करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना शेयर इशू करना पड़ेगा? 2,500 इंटू 10, 25,000 being इक्विटी शेयर्स इशूड। अच्छा, इसके बाद रिडेम्पशन का ड्यू एंट्री कर लेंगे। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम था, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अच्छा, कितना पे करना पड़ेगा? यहाँ पर देखो है 1,000 इंटू 100, ये वाला हो जाएगा 1,000 इंटू 100, 1 लाख नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम। और 1 लाख का 10% रिडीम करवाना है, सॉरी प्रीमियम भरना है, तो 10,000, तो टोटल 1,10,000 का हमें पेमेंट करना पड़ेगा। बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ड्यू, ठीक है, बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ड्यू। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर 4th नंबर एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर देंगे।
अच्छा पहले प्रीमियम को भी हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं, प्रीमियम को पहले राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, देखो जनरल रिजर्व हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ नहीं है। 80,000 में से 20 रख के बाकी हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया है। पीएल में से हम लोगों ने रखा था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी 5,000 यूज होगा, बाकी 5,000 नहीं होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम को कर सकते थे, लेकिन मैंने बोला कि अगर एजम्पशन लेते हैं कि सेक्शन 133 है तो ये नहीं होगा, और इसका मैंने पहले डिस्कशन कर दिया, यानी सिर्फ और सिर्फ पीएल यूटिलाइज करेंगे अगर 133 मानते हैं। अगर नहीं मानते तो फिर हमें ये ऐसा दिखाना पड़ता सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट पीएल डेबिट। तो इसका इम्पैक्ट क्या आता, ऑन दैट मोमेंट हम लोग अभी जो एंट्री करें वहां पर ये दोनों को डेबिट करते, ठीक है। लेकिन हम इसको करेंगे क्योंकि हम इस तरह से मान के कर रहे हैं। उसमें हमारा और एक पॉइंट भी आएगा, उसमें हमारा और एक पॉइंट ये आएगा कि अगर हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम से 2,000 ले रहे हैं और पीएल से 8,000 ले रहे हैं, तब यहाँ पर 10,000 की जगह 8,000 डिडक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से होता। तो यहाँ पर जो भी हो, हम लोग अभी ये वाला मान के कर रहे हैं तो इसी तरह से करके दिखा रहे हैं। तो 10,000 रुपीज पीएल से हमें डेबिट करना पड़ेगा प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000 being premium write off। अच्छा, उसके बाद पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,10,000। being preference shareholders are paid। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर और कुछ एंट्रीज तो नहीं होगा, बट हम लोग को बोला था कि बैलेंस शीट भी दिखाओ कि कंपनी का बैलेंस शीट कैसे अपीयर कर रहा है। तो ठीक है, हम लोग बैलेंस शीट दिखाएंगे कि रिडेम्पशन के बाद बैलेंस शीट कैसे दिखेगा। एक्सट्रैक्ट ही दिखाएंगे, जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे ही बैलेंस शीट बनाने का कोशिश करेंगे। तो बैलेंस शीट एज एट डेट, हमें कुछ नहीं बोला है कब का बनता है, ठीक है। तो हम लोग लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर लिख दिया बैलेंस शीट एज एट, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सट्रैक्ट क्योंकि हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ओवरऑल करेंट लाइबिलिटीज, सारी चीजों का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जितना भी है उससे बना रहे, तो इसीलिए इसको एक्सट्रैक्ट लिखा जाएगा। यहाँ पर हो गया नोट्स नंबर, शेड्यूल 3 के हिसाब से बन रहा है हम लोग का ये वाला। कंपनी अकाउंट्स में हमेशा शेड्यूल 3 के हिसाब से ही बनता है। पर्टिकुलर्स, पहला पॉइंट होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये फिक्स्ड है, ये ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये सारा चीज फाउंडेशन में भी किसी किसी जगह पे हो रहा है, ठीक है। और किसी किसी जगह पे जो है हम अभी भी करवा रहे हैं, जिनका है इंटर में भी है उनको भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज हमें पता होना चाहिए कि किसके बाद क्या होगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो यहाँ पर हो गया शेयर होल्डर्स, इसके बाद आएगा शेयर होल्डर्स फंड, यही आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं लिख सकते। फिर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, और यही दोनों हम लिखेंगे क्योंकि यही दोनों इंफॉर्मेशन है और कुछ है नहीं हम लोग के पास, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। और हम लोग के पास लाइबिलिटी रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि नॉन करेंट लाइबिलिटी वगैरह ये सब नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एसेट्स, जैसे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखा एसेट। एसेट्स के बाद यहाँ पर एसेट में फिक्स्ड एसेट का हमें कुछ नहीं पता, हम लोग लिखेंगे करेंट एसेट। करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स के अंडर हो जाएगा एसेट्स, फिर इसके अंदर करेंट एसेट, ये 1 दे देते हैं, और इसके अंडर आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि कैश का डेटा है हम लोग के पास। अच्छा, अब यहाँ पर नोट बनेगा, ठीक है। नोट्स लिखना पड़ता है, ये फिक्स्ड होता है, यहाँ पर नोट नंबर 1, यहाँ पर नोट नंबर 2, यहाँ पर नोट नंबर 3, और इसका डिटेल्स हम लोग यहाँ पर रफ वर्क जैसे होता है वैसे बनाएंगे, ठीक है। जबकि ये रफ नहीं है, ये मेन आंसर ही होगा हमारा। ऐसे लिखना पड़ता है नोट्स टू
अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। इसमें पहला नोट्स बन रहा है हम लोग का शेयर कैपिटल का। अच्छा, शेयर कैपिटल में हम लोग के पास इंफॉर्मेशन किस चीज का है, 20,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 ईच फुल्ली पेड। और अभी हम लोगों ने नया इक्विटी शेयर इशू किया था, ये देखो 2,500, मतलब 22,500 का इक्विटी शेयर है। और प्रेफरेंस शेयर भी था बट वो रिडीम हो गया, तो अभी एक ही टाइप का शेयर है, दैट इज इक्विटी शेयर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। और कितना इक्विटी शेयर है यहाँ पर लिखते हैं, 20,000 प्लस 2,500, मतलब 22,500, ठीक है। 22,000 नंबर ऑफ 22,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर लिखते हैं number of 22,500 equity share of ₹10 each, equity shares of ₹10 each, यानी यहाँ पर हो गया 2,25,000, ठीक है। अब ये यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं, फुल्ली पेड, ठीक है, ये भी लिख देते हैं क्योंकि पूरा का पूरा पेड है। 2,25,000 ये वाला यहाँ पर लिख देंगे 2,25,000। अच्छा, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, फिर हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। इसका हमें डिटेल्स दिखाना पड़ेगा कि कौन सा रिजर्व सरप्लस कितना हुआ और क्यों हुआ। यहाँ पर लिखेंगे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व टोटल कितना था देखो 80,000। अब लिखेंगे लेस यूटिलाइज फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए हम लोगों ने कितना जनरल रिजर्व यूटिलाइज किया देखो 60,000, तो 60,000 लेस करेंगे, बाकी रहेगा, तो ये हो गया 20,000। अच्छा, जनरल रिजर्व के बाद हम लोग का है पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग का है 20,000, इसमें से लेस करेंगे यूटिलाइज्ड फॉर redemption of preference share less utilized for redemption write up utilized for premium written off, ठीक है। प्रीमियम के लिए 10,000 का यूज हुआ है और प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन के लिए मतलब सीआरआर के लिए यूज हुआ है 10,000, सीआरआर के लिए यूज हुआ है 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं बच रहा है, ठीक है, पीएल हमारा कुछ नहीं बच रहा है। फिर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000 लेस नॉट फ्री, नॉट फ्री कितना है 5,000, नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन 5,000। अच्छा, ये नॉट फ्री नहीं, ये लिखेंगे फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसको लिखते हैं कि यूटिलाइज्ड, यहाँ पर लिखते हैं यूटिलाइज्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए 5,000 यूज हुआ, बाकी 5,000 रह गया। अच्छा, और क्या है, और है हम लोग का सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,000, इसमें तो कुछ यूटिलाइज हुआ नहीं है, तो टोटल हो गया 27, हाँ 27,000 आ रहा है। अच्छा, और एक होगा यहाँ पर सीआरआर जो नया क्रिएट हुआ वो भी दिखाना पड़ेगा, कैपिटल, वो भी तो रिजर्व सरप्लस का हिस्सा हो गया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अच्छा, सीआरआर कितने का बना है 75,000, तो ये वाला हम लोग 75,000 यहाँ पर लिखेंगे।
तो कितना हो गया 75 प्लस 5 80 20 1,02,000 1,02,000 ठीक है। ये हम लोग का रिजर्व सरप्लस में आ रहा है 1,02,000। और यहाँ पर हम लोगों को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। अच्छा नोट नंबर 3 में आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा देखते हैं कितना कैश था पहले से। यहाँ पर बताया था कुछ कैश एट बैंक 98,000। यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस 98,000 ठीक है। और शेयर इशू करके कुछ हमें पैसा मिला है। बैंक अकाउंट का एंट्री देखो, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट 25,000। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स ठीक है। यहाँ पर प्रोसीड्स का मतलब वो पर वैल्यू वो वाला नहीं, वो हम लोग जब क्रिएट करते हैं सीआरआर तब के लिए होता है। यहाँ पर प्रोसीड्स का मतलब जितना पैसा हमें मिला वो हम लिखना चाहते हैं। यहाँ पर हो गया 25,000, फिर लेस कर देंगे पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,10,000। तो कितना हो जाएगा 98 प्लस 25, तो बच रहा है 13,000 ठीक है। ये हो गया 13,000, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 13,000। बस ये वाला यहाँ पर कंप्लीट हो गया और कुछ नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा अब इलास्ट्रेशन 9 देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। The balance sheet of XYZ Limited as at 31st December 2001 inter alia includes the following information। तो ये information given है 50,000 8% preference share of 100 is 70 paid up बोला है, मतलब पार्टली पेड अप है, फुल्ली पेड अप नहीं है। 70 रुपीज पेड अप है, यानी और भी 30 रुपीज कॉल कर सकते हैं। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप, इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पहले से ही है, मतलब सीआरआर पहले भी बना हुआ है। जनरल रिजर्व में है, बैंक का बैलेंस है। अब क्या बोल रहा है, अंडर द टर्म ऑफ देयर इश्यूज द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31st March 2002 एट 5% प्रीमियम। प्रीमियम में प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है। इन ऑर्डर टू फाइनेंस रिडेम्पशन द कंपनी मेक्स ए राइट इशू ऑफ 50,000। कंपनी जो है 50,000 का राइट इशू करना चाहती है। इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज एट 110 पर शेयर। इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है 100 रुपए वाला 110 पे, मतलब प्रीमियम पे। 20 being payable on application, 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम यहाँ पर इंक्लूडेड है इक्विटी शेयर वाला ठीक है। तो इक्विटी शेयर 110 मतलब 10 रुपीज प्रीमियम वाला और 100 रुपीज कैपिटल का। और पेमेंट कैसे करना है, एप्लीकेशन में देना पड़ेगा 20 रुपीज ठीक है। और यहाँ पर 35 बोल रहा है अलॉटमेंट में 35 इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, मतलब एक्चुअली अलॉटमेंट है 25 का, 10 रुपीज प्रीमियम 35 रुपीज हो गया। एंड बैलेंस ऑन 1 जनवरी, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, अगर 110 का हो रहा है विथ प्रीमियम तो बैलेंस कितना होगा, यहाँ पर हो गया 55, माइनस कर देते हैं। 110 से 55 माइनस करने से हमें पता चल जाएगा कि बैलेंस और कितना कॉल हो सकता है। 55 बैलेंस जो है ये कॉल हो सकता है आगे। और ये कब होगा, 1 Jan 2003 को। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, जितना भी इशू किया गया था इक्विटी शेयर वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड and allotment was made on 1st March 2002। the money due on allotment were duly received on 31st March 2002। allotment का पैसा इस डेट को मिला है। फिर क्या बोल रहा है, The preference shares were redeemed after fulfilling the necessary conditions of section 55 of the Companies Act। मतलब वही वाला CRR वाला, और अगर पूरा नहीं होता है तो कितना हम लोगों को फ्रेश इशू करना पड़ेगा, वो ही वाला पॉइंट होता है सेक्शन 55। You are asked to pass necessary journal entries and show the relevant extract from balance sheet। हमें बोला है कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए और जर्नल एंट्री दिखाने के लिए, ठीक है।
तो हम लोग बैलेंस शीट और जर्नल एंट्री करते हैं। पहले जर्नल एंट्री यहाँ पर इलस्ट्रेशन 9। अच्छा, पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर का जो कॉल पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि देखो जो फुल्ली पेड नहीं होगा उसे रिडीम नहीं कर सकते। पहले हम लोग पार्टली पेड ऑफ शेयर्स को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करेंगे। मतलब प्रेफरेंस शेयर का जो 30 रुपीज का कॉल है वो हम लोग पहले करेंगे, फाइनल कॉल जो बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब फाइनल कॉल जो है ये देखो कैसे पता चलेगा, क्योंकि नॉर्मली लास्ट वाला फाइनल कॉल ही होता है जो कंपनी ने नहीं किया है, तो फिर हम लोग फाइनल कॉल बोल के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट in the books of XYZ Limited, in the books of XYZ Limited। पहला एंट्री हम लोग को कुछ डेट तो दिया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, कितना कॉल कर सकते हैं, 30 रुपीज। 70 ऑलरेडी कॉल किया हुआ है, तो 50,000 इंटू 30 मतलब 15 लाख। बीइंग रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल, बीइंग रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल, बस इतना ही लिख दिया मैंने। अच्छा, इसके बाद कंपनी को फ्रेश इशू करना है, सॉरी कंपनी को क्या करना है, कंपनी को डिवेंचर रिडीम करना है, और उसके लिए कंपनी इक्विटी शेयर भी इशू कर रही है। यहाँ पर बताया गया था, ये देखो 5% प्रीमियम पे कंपनी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेगी। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन द कंपनी मेक्स अ राइट इशू। कंपनी ने राइट इशू किया है 50,000, राइट इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, तो ये जो 50,000 इक्विटी शेयर है ये राइट इशू है। राइट इशू का मतलब, राइट इशू हम लोगों ने एक बार किया है, ठीक है, फिर भी जिन्होंने नहीं किया एक बार जस्ट बता देते। राइट इशू का मतलब होता है कि कंपनी जब शेयर इशू करना चाहती है दोबारा, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, पहले अपने जो इम्प्लॉय है, ठीक है, जो भी डायरेक्टर वगैरह है, उन्हें कंसेशनल यानी कम से कम रेट में पहले शेयर इशू करती है। उन्हें ऑफर दिया जाता है कि एक रेशियो के हिसाब से, कि आपके पास अगर 10 शेयर है आपको 5 राइट शेयर दिया जाएगा, मतलब रेशियो बता रही है 10 पे 5 इस तरह से। तो उन्हें ऑफर दिया जाता है। अब एक्सेप्ट वो कर भी सकते नहीं भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो वो राइट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 50,000 इक्विटी शेयर्स जो है ये राइट शेयर इशू किया गया। राइट शेयर इशू करने से भी पैसा हमें मिल जाएगा, कंसेशनल रेट है, जितना भी मिलेगा वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना राइट शेयर इशू हुआ है 50,000। ठीक है, और राइट शेयर जो इशू हुआ है वो यहाँ पर बोला है 110 में। ठीक है, राइट्स इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर 100 इज एट 110 पर शेयर। अच्छा, ये देखो यहाँ पर लेकिन कंसेशनल रेट तो नहीं बोल रहा है। एक्चुअली ये ऐसा मत समझो कि ये कंसेशनल रेट नहीं बोल रहा है, मार्केट में हो सकता है इसका प्राइस और भी ज्यादा है, जबकि मतलब डायरेक्टर या एम्प्लॉय वगैरह को 110 में ही ऑफर किया गया है, जबकि मार्केटेबल वैल्यू से काफी ज्यादा होगा, मतलब मार्केट वैल्यू से कम होता है, यही होता है कंसेशनल रेट। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रीमियम में कंपनी राइट शेयर इशू नहीं कर सकती है, मार्केट से कम में इशू करने से मतलब है। तो सबसे पहले 20 रुपीज मिलेगा एप्लीकेशन का, तो हम लोग इसमें जैसे शेयर्स का एंट्री करते हैं ना वैसे करेंगे। तो पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में मिलेगा 25 रुपीज। ठीक है, ये सॉरी 20 रुपीज मिलेगा, तो ये हो गया हम लोग का 10 लाख। बीइंग रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अच्छा, एप्लीकेशन के बाद होगा अलॉटमेंट। अच्छा, अलॉटमेंट का नहीं, पहले ट्रांसफर भी तो करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी
शेयर, सॉरी हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा मिला, अब एप्लीकेशन के पैसे को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है, मैंने लिखा है ट्रांसफर टू कैपिटल। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री होता है। देखो एप्लीकेशन का पैसा देना पड़ता है, इसीलिए उसका रिसिप्ट देन ट्रांसफर एंट्री होता है। अलॉटमेंट का पहले ड्यू होता है। एप्लीकेशन जिन्होंने भरा है उनको बोला जाता है आप इतने टाइम पीरियड के अंदर अलॉटमेंट का पैसा दे दीजिएगा, तो इसलिए कंपनी ड्यू कर लेती है कि मुझे इतने लोगों से अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, तो कंपनी ड्यू, जैसे डेटर से पैसा मिलता है तो डेटर टू सेल करते हैं, उसी तरह से डेटर की जगह यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर, हमें अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, तो इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital, to equity share capital to securities premium, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम इंक्लूडेड है इस पोर्शन में। अच्छा, अब प्रीमियम कितने का है? 10 रुपीज का। कैसे पता चल रहा है? 100 का शेयर 110 में, यानी प्रीमियम 10 रुपीज का है। और यहाँ पर बोला है 35 रुपीज अलॉटमेंट का है जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो 10 रुपया इंक्लूडेड होगा, तो 25 जो है टूवर्ड्स कैपिटल जाएगा। तो 10 रुपीज जो प्रीमियम का है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। ठीक है, तो ये 10 रुपीज से एंट्री होगा, ये 25 से होगा, तो ये टोटल में 35 से होगा। इनटू कितना लिखना पड़ेगा? जितना शेयर्स हम लोग इशू कर रहे हैं, यानी कि 50,000। यहाँ पर लिखेंगे 50,000, 50,000, 50,000। तो प्रीमियम का हो गया 50,000, यानी ये हो गया 5 लाख। 25 इंटू 5, 125, 1,20,000, सॉरी 12,50,000 हो रहा है, 12,50,000, 12,50,000 और 5,000 नहीं, 5 लाख, मतलब 17,50,000। ये हो गया बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग ये पैसा रिसीव करेंगे, पूरा ही मिल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें बता दिया था कि द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट मेड ऑन 1st ऑफ मार्च। ठीक है, तो 1st ऑफ मार्च 2002 को ये वाला एंट्री ना 1st ऑफ मार्च 2002 को होगा। जिस दिन पैसा रिसीव होगा उसी दिन हम लोग अलॉटमेंट कर देंगे। ठीक है, द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वेयर ड्यू, अच्छा मनी ड्यू जो था वो 31 मार्च को रिसीव हुआ। अच्छा, ये 31 मार्च को हो जाएगा, ये 1 मार्च का था, 1st ऑफ मार्च 2002। ठीक है, तो यहाँ पर पैसा रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 17,50,000। being allotment money received। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अलॉटमेंट का ड्यू का मतलब क्या हो गया? हम लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया और सोचा कि जो कैपिटल में जाएगा वो कैपिटल में दिखाएंगे, जो प्रीमियम में जाएगा प्रीमियम में दिखाएंगे। अब जब रिसीव हो गया तो ये एंट्री, तो बेसिकली देखो ये डेबिट और ये क्रेडिट कैंसिल हो गया। हम लोगों के पास अलॉटमेंट से कितना पैसा है? 17,50,000, जिसका कुछ पोर्शन कैपिटल में जाएगा, कुछ पोर्शन सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, क्योंकि शेयर प्रीमियम पे इशू होने से प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम पे ही ट्रांसफर किया जाता है। कैपिटल का अमाउंट हमेशा नॉमिनल वैल्यू या पर वैल्यू पे या फेस वैल्यू पे, जो भी बोलो उस पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स का देखते हैं कि ड्यू एंट्री करते हैं प्रेफरेंस शेयर का, जो हमें रिडीम करना है। देखते हैं कितना प्रेफरेंस शेयर था।
8% प्रेफरेंस शेयर्स, तो 8%, अच्छा मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट से किया है ना, यहाँ पर और एक एंट्री हो सकता है, एक ड्यू एंट्री यहाँ पर भी करके फिर ये रिसिप्ट दिखा सकते हैं, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पर दिखाते हैं, देखो ऐसे होना चाहिए, यहाँ पर इसके आगे एक एंट्री कर देते, ये सेकंड कर देते, ये थर्ड कर देते, तो फर्स्ट वाला एंट्री क्या होगा, हम ये ना थोड़ा सा हटाते, देखो फर्स्ट एंट्री और एक हो सकता था, जैसे मैंने अलॉटमेंट का भी ड्यू करके दिखाया ना, इसमें भी वैसे ही होगा, ये देखो 8% प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल, ऐसे फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, जैसे हम लोगों ने अलॉटमेंट को ड्यू करके दिखाया, वैसे हम लोग फाइनल कॉल को भी ड्यू करके दिखाते हैं, टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, यही वाला 15 लाख, और जब रिसीव हो जाता है तब एंट्री क्या होगा, ये देखो पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये फाइनल कॉल और फाइनल कॉल कैंसिल, मतलब बैंक टू कैपिटल, वही वाला एंट्री लेकिन दो पार्ट में, क्योंकि फाइनल कॉल का भी वैसे ही होता है, एक टाइम दिया जाता है फिर ड्यू किया जाता है ऑन दैट मोमेंट, जैसे बोला कि आज जैसे मान लो 30th ऑफ जैन है, ठीक है, हमें बोला क्या कि 28th ऑफ फेब के अंदर दे देना है, तो इसमें कंपनी ड्यू वाला एंट्री पास करती है, अब जो 28th को पैसा मिलता है तो रिसीव वाला एंट्री पास करती है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ड्यू वाला एंट्री मैंने दिखा दिया, और यहाँ पर नैरेशन लिख देंगे बी कॉल मनी ड्यू, ठीक है, और जब रिसीव हो गया तब ये वाला एंट्री, तो ये थर्ड नंबर हो जाएगा, थोड़ा पॉइंट जो है चेंज हो जाएगा, ये वाला फोर्थ नंबर हो जाएगा, ये फिफ्थ नंबर एंट्री हो गया, ये सिक्स्थ नंबर एंट्री हो गया। अच्छा अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर दूसरा एंट्री देखते हैं कौन सा होगा, इक्विटी शेयर वाला तो हम लोग का कंप्लीट हो गया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ तब तक हम लोगों ने कर लिया। अच्छा अब देखते हैं क्या बोला है, अब हम लोग को देखना है कि कितना सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कैसे करके हमें कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, बता दिया, द प्रेफरेंस शेयर वे रिडीम आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशन, बोला है सेक्शन 55 का, तो सेक्शन 55 के हिसाब से यहाँ पर एक बार लिख के दिखा देते हैं, देखो क्या करना है हमें, हम लोग को पहले चेक करना पड़ेगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड, है ना, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, और ये कितना हो रहा है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड कितना हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स है 50,000 इंटू 100, 50,000 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 50 लाख, ठीक है, ये हो गया हम लोग का 50 लाख, और नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड में क्या आ जाएगा, सीआरआर प्लस नॉमिनल वैल्यू ऑफ, नहीं नॉमिनल वैल्यू नहीं, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, ठीक है, तो ये हम लोगों को कहां पर बताया गया है, सेक्शन 55 के हिसाब से हमें ये बताया गया है, या तो हम लोग ये सिर्फ इसी से कर सकते हैं या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं, अब हमें देखना पड़ेगा हमें दोनों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा या फिर हम लोग सिर्फ इसी से कर सकते हैं। अच्छा, और हमें प्रीमियम के लिए भी लेकिन पैसा चाहिए, ठीक है, तो प्रीमियम का यहाँ पर देखो, प्रीमियम के लिए कितना चाहिए, अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये कितना हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम में रिडीम होगा ऐसा बोला गया था, कहाँ तो था मैंने देखा, ये देखो यहाँ पर बोला गया था नेसेसरी सेक्शन 155 देख लेते, 5%, ये देखो मुझे मिला 5% प्रीमियम में होगा, ठीक है, तो ये जो है 5% मतलब 5 लाख, सॉरी 50 लाख, इस पे 5%, तो 50 लाख पे 5% कितना होता है, 50 लाख पे 5% हो जाएगा 2,50,000, हम लोगों को प्रीमियम और रिडेम्पशन के लिए 2,50,000 चाहिए, और ये हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल रिजर्व में है सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व और बैंक, ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि हम लोग यहाँ पर कहाँ से लेंगे, हम लोग यहाँ पर देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम से ले सकते हैं अगर हम लोग मानेंगे कि सेक्शन 133 वाला नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि सेक्शन 133 वाला है, ठीक है, हम लोग ये असम्पशन ले लेते हैं कि सेक्शन 133 वाला ही कंपनी है, अगर सेक्शन 133 वाला कंपनी है तो यहाँ पर हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं करेंगे फॉर राइटिंग ऑफ अ प्रीमियम, ठीक है,
तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को नहीं ले सकते, सीआरआर भी हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि जहां मैंने लिस्ट बनाया था वहां पर मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा था, रेवेन्यू रिजर्व लिखा था, जनरल रिजर्व लिखा था, पीएल लिखा था। तो ये वाला तो वैसे भी नहीं होगा, अगर सेक्शन 133 मानते हैं तो ये भी नहीं होगा। बचा एक लौता जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हो सकता है। तो जनरल रिजर्व में है 50 लाख, यहाँ से हम लोग ये वाला यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जनरल रिजर्व से हम लोग 2,50,000 जो है यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। तो इसका एंट्री हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 6th नंबर एंट्री, हम ये वाला एंट्री यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करके दिखाते हैं 7th नंबर वाला। तो यहाँ पर हो गया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सॉरी हाँ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। अच्छा मैंने तो एक मिनट एक गलती हो जा रहा है, मैंने अभी तक तो प्रेफरेंस शेयर्स का ड्यू एंट्री किया नहीं है। ये मैंने किया था प्रेफरेंस शेयर्स का जो क्या बोलते हैं उसे, हम लोग का जो फुल्ली पेड अप नहीं था, फुल्ली पेड अप का एंट्री किया, इक्विटी शेयर इशू किया हम लोगों ने, और उसी का एंट्री चल रहा था, ठीक है। अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर का पहले एंट्री करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स को जो हम लोग रिडीम करेंगे उसका एंट्री क्या होगा। तो उसका एंट्री कुछ इस तरह से होगा, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 50 लाख। फिर यहाँ पर हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 5% था तो 2,50,000, अभी अभी कैलकुलेट किया मैंने 2,50,000 टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, ठीक है। टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर 52,50,000 हो रहा है, ठीक है। बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ड्यू, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ड्यू। अच्छा अब इसके बाद हम लोग जब प्रीमियम का पे करेंगे, प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, तब एंट्री क्या हो जाएगा इस तरह से, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2,50,000। तो यहां पर लिखेंगे बीइंग प्रीमियम रिटर्न ऑफ, बीइंग प्रीमियम रिटर्न ऑफ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितना सीआरआर बना सकते हैं, ठीक है। सीआरआर कितना बनाना पड़ेगा, तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू किया है, अब इसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। सीआरआर का हमें अभी पता करना पड़ेगा कितना, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, प्रोसीड्स का मतलब होता है नॉमिनल, जो प्रोसीड्स का मतलब यहाँ पर होगा नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, यानी 100, ठीक है। तो 50,000 इंटू 100 लेना पड़ेगा, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसका पूरा डिस्कशन किया था 100, और यहाँ पर हो गया 50 लाख, ठीक है। 50 लाख, तो यहाँ पर 50 लाख 30 होगा। अच्छा तो सीआरआर कितना बनेगा चेक करते हैं, सीआरआर इक्वल टू 50, का पेज बैक कीजिए। हाँ यस मैम हो गया। अच्छा यहाँ पर हम लोग का प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू हो रहा है 50 लाख, और ये माइनस हो जाएगा 5 लाख, यहाँ पर लिखते हैं 50 लाख माइनस 5 लाख। अच्छा तो 50 लाख से माइनस 5 लाख करने से कितना हो जाएगा 45 लाख। तो ये सही हुआ मेरा, एक मिनट, यहाँ पर 52,50,000, हाँ ये ड्यू अमाउंट तो ठीक है, जनरल रिजर्व से ये भी हमारा ठीक है, पेमेंट भी एंट्री कर देंगे, पेमेंट एंट्री भी कर देंगे। अच्छा यहाँ पर हम लोगों का 50 लाख माइनस हो जाएगा फ्रेश इशू से, जितना कवर हो रहा है फ्रेश इशू से हम लोगों का, एक मिनट, फ्रेश इशू से हम लोग का ओ अच्छा यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा इशू प्राइस, और ये वाला है 100 रुपीज, ये है हम लोग का नॉमिनल वैल्यू, ये है हम लोग का इशू प्राइस। तो नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, यानी 100 ही होगा, नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर यानी 100 हो रहा है। तो 50,000 इंटू 100, ये तो हम लोग का 5 लाख ही हो जा रहा है।
एक बार देख लेते क्या बोला है। Section 55. The preference shares were redeemed after fulfilling the necessary condition of Section 55 of the Companies Act. बस और तो कुछ बोला नहीं है। $10 lakh application money और 12 lakh 50,000 एप्लीकेशन से हमें 10,000 मिल रहा है और यहाँ से मिल रहा है 12 लाख 50, मतलब ये हो गया 22 लाख 50,000, 22 लाख 50,000 और यहाँ पर हम लोग का 50, एक सेकेंड, 20 से, हाँ अच्छा देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रोसीड्स का मतलब हमें हर जगह पे ना फेस वैल्यू को देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, ओवरऑल में देखा है, ओवरऑल में मैंने 100 रुपीज देखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना हमें बता दिया था कि ये 100 रुपीज कैसे पे होगा। तो ये 100 रुपीज कुछ इस तरह से पे हो रहा है, एप्लीकेशन में 20 रुपीज, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन के बाद यहाँ पर हम लोगों का अलॉटमेंट में विदाउट प्रीमियम, ठीक है, क्योंकि हमें क्या लेना है, हमें लेना है हमेशा नॉमिनल वैल्यू और फ्रेश इशू व्हिच एवर इज लोअर, तो विदाउट प्रीमियम ये 25 रुपीज हो रहा है। और बैलेंस जो है वो 1 Jan 2023 को मिलेगा, मतलब हम लोग पूरा 100 रुपीज लेके नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम लोग तो एंट्री 31 मार्च 2002 का कर रहे हैं, मतलब हमारे पास जो प्रोसीड्स आ रहा है वो पूरा का पूरा 100 रुपीज का नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बाकी जो बैलेंस है वो बोल रहा है Jan 2003 में रिसीव होगा, तो अगर हम पूरा 100 दिखा देते हैं ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट नहीं रहता क्वेश्चन में तो हम लोग पूरा 100 दिखा सकते थे, तो इसका मतलब हमें दिखाना पड़ेगा 45 रुपीज का प्रोसीड्स, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम तो हम लोग ले नहीं पाएंगे, तो 100 रुपीज में 45 रुपीज हमें मिलेगा। क्यों, फिर से बता रहे, देखो हम लोगों को बोला था, हम लोगों ने ये सीखा था कि नॉमिनल वैल्यू और इश्यू प्राइस व्हिच एवर इज लोअर, उसके हिसाब से तो हमें 100 से ही दिखाना चाहिए, लेकिन 100 इस साल पूरा नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि बाकी जो बैलेंस हो रहा है यानी 55 रुपीज जो बैलेंस हो रहा है कॉल मनी, वो 1 Jan 2023 को मिलेगा, तो उसका यूटिलाइजेशन तो अभी नहीं कर पाएंगे, तो फिर कितना अभी हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे, एप्लीकेशन का 20 और अलॉटमेंट का 35 कर सकते थे, लेकिन ये प्रीमियम इंक्लूडेड है वो तो नहीं ले सकते ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस व्हिच एवर इज लोअर, तो हमें इशू प्राइस तो दिख ही रहा है ज्यादा है, तो नॉमिनल वैल्यू मतलब जो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब यहाँ पर 10 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 25, मतलब यहाँ पर 35 रुपीज लेना है, हम लोग 100 नहीं ले सकेंगे, ठीक है, 35 रुपीज, इसीलिए हमें यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। तो 35 का मतलब कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 35, तो ये वैल्यू हो रहा है 17,50,000, ये लेस करना पड़ेगा 17,50,000 माइनस 50 लाख, तो ये हो जाएगा मैंने गलत किया कैलकुलेशन, यहाँ पर हम लोग को लेना है 25 और वहां पर 25 और 10, सही तो क्या है, 25 और 20, सॉरी 25 और 20, 10 लिख दिया मैंने एप्लीकेशन का, 25 और 20 है ना, तो 45 होगा, ठीक है, एप्लीकेशन का 20, ये देखो एप्लीकेशन का 20 और यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू मतलब जो कैपिटल का एंट्री हुआ है 25, मतलब 45 रुपीज, तो 50,000 इंटू 45, तो ये वैल्यू आएगा 22,50,000, दो बार गलत हो गया मेरे से, 22,50,000 माइनस 50 लाख, तो 27,50,000, 27,50,000 इतना हमें सीआरआर में देना है, और ये वाला तो हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके थे, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू, तो सीआरआर हम लोग का बनेगा 27,50,000 का, तो यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, सीआरआर बनेगा तो 2 सीआरआर, सीआरआर कितने का बनेगा, 27,50,000
50,000। अब यूटिलाइज किस चीज को करें? सीआरआर बनाने के लिए रिजर्व सरप्लस का यूटिलाइज होता है, यहाँ भी फ्री रिजर्व होता है। तो फ्री रिजर्व में हमारा क्या आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं होता है, सीआरआर फ्री रिजर्व नहीं होता है, तो जनरल रिजर्व होगा। जनरल रिजर्व में 50 लाख है, उसमें से हम लोग 2,50,000 यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो 50 लाख में से अगर 2,50,000 यूज हो जाता है तो बचता है 47,50,000। तो इससे हम लोग इजीली 27,50,000 जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा 27,50,000, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, बस कंप्लीट। और पेमेंट वाला एंट्री वो मैंने नहीं किया अभी तक, पेमेंट वाला एंट्री। तो प्रेफरेंशियल होल्डर टू बैंक कितना पे करना पड़ेगा? जितना ड्यू हुआ था। यहाँ पर ये देखो 52,50,000। ये मैंने ये साइड में कर दिया बिकॉज ये रफ वर्क हो गया, ठीक है, इसीलिए। बीइंग प्रेफरेंशियल होल्डर पेड, ठीक है। एक बार हम बता देते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले प्रेफरेंस शेयर्स जो था वो हम लोगों का पार्टली पेड अप था। तो पहले फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड अप वाले को कभी पैसा रिटर्न नहीं किया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने 100 रुपीज उनसे डिमांड किया था। अगर 70 ले रखे हैं तो फिर उन्हें 105 क्यों रिटर्न करें? 5% प्रीमियम मतलब 105 करें। तो 5% प्रीमियम कब रिटर्न करेंगे? 5% प्रीमियम में पूरा पैसा, ये बोला गया था कि अगर हमें पूरा 100 मिलेगा तभी ना, 100 के बदले 105, 70 के बदले नहीं। इसीलिए 70 को पहले 100 में ट्रांसफर करना है, मतलब हमें 30 रुपीज का और कॉल करना था। तो 30 रुपीज का कॉल, कॉल का ड्यू एंट्री, कॉल का रिसीव एंट्री। फिर उसके बाद बताया गया कि शेयर इशू किया गया है रिडम्पशन के लिए, जिसका पेमेंट हमें पार्ट पार्ट बताया। तो एप्लीकेशन का रिसीव एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, बाकी फाइनल कॉल जो है 2003 में होगा। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को ड्यू कर दिया, फिर हम लोगों ने प्रीमियम को रिडीम कर दिया जिसमें जनरल रिजर्व का यूटिलाइजेशन किया, फिर सीआरआर बनाया, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दिया। कंप्लीट हो गया। अब हमें बनाना है इसका बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट कैसे बनेगा? यहाँ पर देखो, यहाँ भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं था, हमें खुद से बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट फॉर 31 मार्च 2002। तो यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस शीट, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट, क्योंकि हमारे पास सारे डिटेल्स नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। मैंने और स्ट्रक्चर नहीं बनाया। यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अच्छा, यहाँ पर 2 रुपीज का कॉलम बना लेते हैं। एक हम लोग बनाएंगे 31 मार्च 2002 तक का क्या कंडीशन था, और एक हो जाएगा हम लोगों का 31 मार्च 2002, और यहाँ पर ये वाला बोला था 31 दिसंबर 2001। ये भी हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं 31 दिसंबर 2001, ठीक है। अगर चाहो तो ये भी दिखा सकते हो। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी सबसे पहले होगा शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद आ जाएगा इसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, और तो कुछ हमें पता नहीं है। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एसेट्स। अच्छा, फिर इसमें आ जाएगा करेंट एसेट। करेंट एसेट ही बार बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फिक्स्ड एसेट का हमारे पास कोई डिटेल्स है नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके अलावा हमारे पास कोई करेंट एसेट है भी नहीं, यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है। मतलब होगा कंपनी के पास, बट यहाँ नहीं दिख रहा है। अब हम लोग बनाएंगे पीछे नोट्स टू अकाउंट्स। शेयर कैपिटल, issued, subscribed and paid up, 1 lakh equity share of ₹100 each, fully paid up। ये देखो यहाँ पर दिखेगा 1 लाख इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी बनाते हैं 31 मार्च
2002 तक का और 31 दिसंबर 2001 तक का। तो 2001 वाला ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला वैल्यू डायरेक्टली लिख लेते हैं। यहां पर भी स्टार्टिंग में इतना ही है। फिर और भी इक्विटी शेयर इशू हुआ कब? 31 मार्च 2002 के अंडर, ठीक है। इस साल में प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए इक्विटी शेयर इशू हुआ है कितना? 50,000 इक्विटी शेयर इशू हुआ है 110 वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100, ऐसे ₹100 ईच। ये फुल्ली पेड अप नहीं है, ₹45 पेड अप है। कैसे ₹45 हुआ? 20 रुपीज का हमारा एप्लीकेशन का और 25 जो है वो अलॉटमेंट का। लेकिन अलॉटमेंट में तो तुम लोग सोच रहे हो कि 25 तो नहीं, हमें 35 मिला था। हाँ मिला था ना, लेकिन 10 रुपीज तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सरप्लस में आएगा, यहाँ नहीं आता है। यहाँ पर क्या आता है, जब भी कैपिटल का रिकॉर्डिंग होता है वो उसका नॉमिनल या फेस वैल्यू से ही होता है। तो 45 रुपीज इंटू 50,000 यानी 22 लाख। अभी अभी जो मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखा था ये वाला जो माइनस हुआ हम लोग का 22,50,000 है ना, 22,50,000। ये यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये 31 दिसंबर 2001 का है। अब हम लोग इसका टोटल, अच्छा हाँ प्रेफरेंस शेयर तो लिखना पड़ेगा ना, इस साल में तो था प्रेफरेंस शेयर 8%, यहाँ पर लिखते हैं 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹70 पेड अप, ठीक है। और इसका वैल्यू हो रहा है 35 लाख। अच्छा टोटल यहाँ पर हो जाएगा ये हो गया 122,50,000, ठीक है, 1,22,50,000 और ये हो जाएगा 1,35 लाख, ठीक है। ये हम लोग का हो गया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बैलेंस को हम लोग लिख लेते हैं। नोट्स नंबर 1 शेयर कैपिटल का बैलेंस, ठीक है। नोट्स नंबर 1 के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा 1,22,50,000 और यहाँ पर 1,35 लाख, 1,22,50,000, 1,35 लाख, ये हो गया हम लोगों का शेयर कैपिटल। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम ये था। यहाँ पर देख देख के लिख देते हैं जो पहले से ही हमारे पास था, 5 लाख था। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 20 लाख, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यहाँ पर लिखेंगे जो था पहले से 20 लाख। अच्छा इसके अलावा जनरल रिजर्व 50 लाख, जनरल रिजर्व यहाँ पर हो जाएगा 50 लाख, ये अमाउंट था, ठीक है। तो ये टोटल करने से 50 और 20 से 70 और 75 लाख, ये हो जाएगा 75 लाख। अच्छा अब हमें इसका दिखाना है यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम और ये वाला। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या हम लोग का कहीं पर भी यूटिलाइज हुआ है, वो हमें एंट्री ही बताएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज तो नहीं हुआ है बट इंक्रीज हुआ है, 5 लाख बढ़ा है, मतलब जितना था और भी 5 लाख बढ़ा है, बाकी कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम जितना था और 5 लाख बढ़ गया है, मतलब यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम का वैल्यू हो जाएगा 10 लाख। तो 5 लाख था और भी 5 लाख आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का सिक्योरिटीज प्रीमियम का 10 लाख। ये मैंने समझने के लिए यहाँ पर कर दिया। सीआरआर का भी वही होगा, सीआरआर पहले से था 20 लाख, हम यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देते हैं। और भी हम लोग का सीआरआर क्रिएट हुआ है 27,50,000, यहाँ पर लिखेंगे 27,50,000, मतलब टोटल हो गया 47,50,000 सीआरआर। और जनरल रिजर्व पहले तो इतना था 50 लाख, ठीक है, पहले 50 लाख था, फिर यूटिलाइज होना स्टार्ट हुआ प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए 2,50,000 और सीआरआर की यूटिलाइजेशन के लिए 27,50,000। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2,50,000, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो तुम लोग अलग अलग दिखा सकते हो, जैसे मैंने दिखाया था यूटिलाइजेशन फॉर क्रिएशन ऑफ सीआरआर, ऐसे करके दिखा सकते हो, ठीक है। या फिर यूटिलाइजेशन फॉर प्रीमियम राइट ऑफ। अच्छा यहाँ से 22,50,000, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50
-2.5 माइनस 22.5, तो ये हो जाएगा हम लोग का 25 लाख, 25 लाख। और कहीं पर कुछ यूज हुआ है, पेपर चेक कर लेते हैं। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 2,50,000 और 27,50,000, मतलब ये हो गया 27, 29, 30 लाख। ये तो टोटल 30 लाख हो रहा है। अच्छा 30 लाख और माइनस यहाँ पर 30 लाख और माइनस यहाँ पर 50, मतलब 20 हो रहा है। ठीक है, ये माइनस करने से 20 हो रहा है। अच्छा तो 27,50,000 है। अच्छा यहाँ पर हो गया 20 और ये हो गया हम लोग का 10, 30, तो ये हो गया 77,50,000, 77,50,000 और उधर 75 लाख। 77,50,000 और 75 लाख। बस, और तो हमारे पास एसेट है, सॉरी लाइबिलिटी का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, थर्ड नंबर पॉइंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले से कितना था कैश बैलेंस? हम लोग का बैंक बैलेंस था 15 लाख, बैंक बैलेंस था पहले 15 लाख। अच्छा, और अभी बैंक बैलेंस कितना बना है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर 15 लाख और भी मिला, 15 प्लस 10 मतलब हो गया 25, 25, 25 और 17,50,000, तो 25 प्लस 17,50,000 यानी हो गया 42,50,000, 42,50,000 और यहाँ पेमेंट हुआ है 52,50,000। अच्छा तो इसको कैसे दिखाएंगे? हम लोग के पास यहाँ पर कैश था 15 लाख और नया कैश कितना आया, यहाँ पर लिखेंगे 15 लाख प्लस जो इशू करके, शेयर इशू करके हम लोगों के पास आए। पहले तो हम लोगों का फाइनल कॉल करके आया है अगेन 15 लाख, फाइनल कॉल के बाद आया। फिर हम लोग का एप्लीकेशन से आया 10 लाख, फिर प्रीमियम बोल रहे सॉरी, हम लोग का अलॉटमेंट के बाद आया 17,50,000, 17,50,000। फिर हम लोगों ने पेमेंट किया, पेमेंट किया है हम लोगों ने 52,50,000। चेक करते हैं कितना हो रहा है। 52,50,000 हम लोगों ने पेमेंट किया। तो 15 और 15, 30 और 10, 40, 40 और ये 17, मतलब 57,50,000, 57,50,000 माइनस 52,50,000, तो ये वैल्यू बच रहा है 5 लाख। ठीक है, ये 5 लाख आ रहा है, ये 5 लाख आ रहा है और यहाँ पर है 15 लाख, 5 लाख और ये हो गया 15 लाख। अच्छा, मेरा यहाँ का जो प्रेजेंटेशन है ना, थोड़ा सा मैंने यहीं पर जो है ब्रैकेट ब्रैकेट दे के लिख डाला, लेकिन जब लिख के करना होता है ना, तब ऐसे करके लिखने से बेटर होगा कि यूटिलाइजेशन, फ्रेश इशू, इस तरह से कि कहाँ पर क्या पैसा यूटिलाइजेशन हुआ। जैसे ये लिखना चाहिए था ओपनिंग बैलेंस, फिर लिख सकते हैं कि कलेक्शन फ्रॉम फाइनल कॉल ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फिर कलेक्शन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ इक्विटी शेयर, कलेक्शन फ्रॉम अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, फिर पेड टू प्रेफरेंस शेयर। इस तरह से लिख लोगे तो बेटर होगा, लेकिन ये काफी टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एडलेस करके दिखा दिया और मैंने समझा भी दिया कैसे होगा। लिखना कैसे है, देख देख के लिखना है बस। ठीक है, कि 15 लाख कहाँ से आया, कि 15 लाख ये एंट्री देख के हमेशा लिखना चाहिए। ठीक है, जैसे ये 15 लाख कहाँ से आया, ये बैंक अकाउंट डेबिट का एंट्री और ये नरेशन हमें बताएगा। फाइनल कॉल मिला, कौन सा वाला था, प्रेफरेंस शेयर वाला था। ठीक है, फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा लिया, इक्विटी शेयर का, वो आया। इस तरह से लिख के करना पड़ेगा, लिख के करने से प्रेजेंटेशन जिनको करना है उनके लिए बेटर होगा। ठीक है, बस ये हम लोग का इतना तक ही होता है यहाँ पर, और तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास डिटेल्स है नहीं कि बैलेंस शीट टैली कर जाएगा। तो ये हम लोग का बैलेंस शीट बन गया। यहाँ पर ना बोला भी था दोनों ईयर का बैलेंस शीट बनाने के लिए 31 मार्च 2002 विद कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2001, इसीलिए दोनों मैंने बनाया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर है इलास्ट्रेशन 10 है, देख लेते कितना सारा बाकी 10
1 यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 1 2 10 और ये वाला लास्ट है 10 और ये कौन सा नंबर है 3 10 और 3 तो यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन 5 जो मैंने नहीं करवाया इलास्ट्रेशन 10 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 1 2 और 3 ये 5 क्वेश्चंस हम लोग का बाकी रह रहा है ये 5 क्वेश्चन हम होमवर्क देते हैं क्योंकि मैंने करवा तो सारा चीज ही दिया है ठीक है तुम लोग चाहो तो इसमें से करके देख सकते हो रहा है कि नहीं ठीक है आज इतना ही करते हैं बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे